आपको लगता है कुछ कुछ एजेंडा है मिथोलॉजी ये इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया कि आपकी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री नहीं है? नैरेटिव ज्यादातर प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। उसके पहले मुगल्स ने भी इसके बारे में लिखा है, जैसे अबू फजल की राइटिंग, जो अबू फजल जो है अकबरनामा का ऑथर है, तो अबू फजल लिखता है कि ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे, मोस्ट लाइकली कि वो ही इज रेफरिंग टू पुराना किला, यहाँ पे 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर का राज्य हुआ करता था। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच में हुआ है तो उसके हाइपोथेसिस के हिसाब से आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन हुआ है, तो भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ या दस्यू, जो लोग नॉर्थ में थे, बट आर्य ने इनको भगा के साउथ भेजा। अगर ये सच में है, फैक्ट है, सच में ये लोग भगाए गए थे, तो हम क्यों इसका रिकॉर्ड हम तमिल लिटरेचर में क्यों नहीं पाते? हाँ, इंद्र डिफरेंट कल्चर्स में कैरी फॉरवर्ड हुए। इंद्र एक जगह पे बोला जाता था, उनका नाम हिटाइट्स में उनको बोला इनार, इनार, राइट। सो वरुण भी कॉपी हुए हैं। तो ऐसे क्या हुआ है कि यहाँ के जो वेरियस देवी देवता से हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड। नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कहाँ से आए? आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन प्रमोट करते हैं स्कॉलर्स, उनके अंदर ही मतभेद है कि कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे। इनके अंदर ही बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस एंड डिबेट चलता रहता है। सो इट्स नॉट दैट दे आर कॉमन की we all together stand against the Indian homeland theory. There is no substantial evidence to justify कि कोई बड़ा invasion या migration हुआ है। They brought their culture and यहाँ पे उसको थोपा। इसका substantial कोई evidence नहीं मिला। It's all a conjecture, a suggestion. तो जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो भगवान है, जैसे बाहर भी भगवानों को मतलब इंद्रदेव हो गए और सूर्य देव हो गए, तो बाहर वर्शिप इनकी जो गॉड लाइक फिगर है जो कि नेचर में है उनको भी वर्शिप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा सिमिलर है। तो क्या है, कहाँ से ये आया है हमारे पास? देखिए, अभी पॉइंट इज ये जो वर्शिप ऑफ डिफरेंट देवी देवतास, ये जो है इट इज कॉमन टू द वेरियस इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशंस, इंडो यूरोपियन कल्चर्स, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वे हिटाइट्स, मिटानीज, दे वर ग्रुप ऑफ किंगडम्स, वो लोग भी करते थे। एंड स्लाविक पीपल दे यूज्ड टू हैव, ग्रीक्स दे यूज्ड टू हैव, रोमन्स दे यूज्ड टू हैव। तो हर एक जो कल्चर था, मल्टीपल एरियाज में देयर वर मल्टीपल पेगन कल्चर्स, राइट। पेगन कल्चर जो है उसको बहुत ही डेरोगेटरी वे में देखा जाता है इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। आज के जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो पेगन्स को बहुत ही नीचा देखते हैं। ये क्या है, कुछ भी वर्शिप कर लेते हैं ये लोग। बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड व्हाई पेगन्स वर हेटेड सो मच, बट पेगन्स का ये पॉसिबली ये हुआ होगा कि पेगन्स का वर्शिप, इतने सारे फॉर्म्स को क्यों वर्शिप कर रहे हो, एक फॉर्म हम जो दे रहे हैं उसी को मानो। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है कि वाई वी नीड टू स्टॉप ऑल दैट मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म्स वर्शिप हो रहा है मल्टी देवी देवता का, तो मल्टीपल एलिजेंस, डिफरेंट एरियाज में उसका एलिजेंस रहेगा या उनके प्रति उनके विश्वास। तो एक यूनानिमस कंट्रोल, एक यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं हो सकता है, राइट। तो उसको लाने के लिए भी हो सकता है, इट्स लाइकली दैट इट वाज डन। बट इन एनी केस आप देख सकते हैं कि जब आप सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं, कल्चर स्टडी करते हैं, आप ये पाते हैं कि हर एक कल्चर एंड सिविलाइजेशन में देयर वर वर्शिप ऑफ डिफरेंट देवी देवतास। अभी भारत में क्या है, देवी देवतास का कल्चर प्रिजर्व हुआ है बिकॉज यहाँ के जो राजा थे, द किंग्स एंड द पीपल, उन्होंने ये चीज़ को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं, क्योंकि ये कल्चर भारत में लोकलाइज्ड था। ओके, इट वाज नॉट लाइक पावर सेंटर एक पे है उसको मिटा दो सब खत्म, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई यू सी द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ महाभारत वर फाउंड ऑल अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं कि आपने नालंदा को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया, सब खत्म, ऐसा नहीं था। इट वाज लोकलाइज्ड अकॉर्डिंग टू दी हर रीजन में उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे देवी देवता के वर्शिप प्रिजर्व इसलिए हुए हैं बिकॉज वी हैड अ लोकलाइज्ड एस्पेक्ट टू इट, जिसमें कि मंत्रास भी इंक्लूड होते हैं, या मंत्र देवी देवता का गुणगान, या ओम मित्राय नमः फॉर एग्जांपल, मित्र की पूजा। इसके एस्पेक्ट में मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, ओम मित्राय नमः इज द प्रेयर फाउंड इन द वेदा व्हिच रेफर्स टू द सूर्य। सूर्य जो है इज द सन गॉड, सूर्य देव। तो सूर्य देव का जो वर्शिप है, इट हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑल द वे अप टिल यूके। ओके, आज का जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे मित्रा, गॉड मित्रा, of course he is very
हैज मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू द वैदिक मित्रा, राइट। वो अपने यूनिक फीचर्स के साथ वहाँ पे एक मित्र गॉड थे और यहाँ पे भी मित्र थे, बट उनके बहुत ही सिमिलैरिटीज है, बिकॉज वो भी सन गॉड है, ये भी सन गॉड है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड मित्रा, ही इज ऑल्सो कॉल्ड मित्रा इन वेदा। सो उस एंगल में आप देखेंगे दैट द गॉड्स, द देवी देवतास ऑफ द इंडो यूरोपियन कल्चर्स एंड द देवी देवतास ऑफ वेदास, मतलब द वैदिक सनातन धर्म कल्चर में बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं। ट्रू। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से आए, राइट। अभी इतने सारे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंद्र मित्र वरुणा, मित्र कौन है? सूर्य। इंद्र तो हमें पता है, द गॉड ऑफ रेन, सो वरुण जो है गॉड ऑफ वाटर। तो नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि टर्की में, हाँ इसके पहले टर्की में देयर इज इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। ओके। टर्की में एक इंस्क्रिप्शन मिला है विच रेफर्स टू इंद्र मित्र वरुणा, इट्स कॉल्ड एज अ बोगैस्कॉय इंस्क्रिप्शन। 3400 साल पुराना, आप सोच के देखिए, 3400 बहुत होता है। राइट। और टर्की में, टर्की आज तो पूरा कन्वर्टेड है इनटू डिफरेंट रिलीजन, बट टर्की में ऐसा था, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट इंद्र मित्र वरुणा, उनके डिविनिटी को मानते थे, राइट, बिकॉज देवर टू राजा, हिटाइट राजा एंड द मिटानी राजा, दोनों अपने अंदर संधि कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि वी आर कीपिंग इंद्र मित्र वरुणा एज दी साक्षी, प्रमाण। हाँ, जैसे हमारे यहाँ आजकल पूजा में भी होता है। नहीं, पूजा की बात नहीं है, जब आप कोई भी लैंड ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो विटनेस साइन होता है ना। अच्छा, वैसे ये लोग विटनेस रख रहे हैं उनको कि आप लोग विटनेस हो इसका। हाँ, तो मतलब एक व्यक्ति को, एक देवी देवता को हायर अथॉरिटी मान के विटनेस रख रहे हो, एक लैंड ट्रांसैक्शन या कोई शादी या कोई, इट्स ह्यूज। या Right, Hittites and Mitannis used to keep Indra Mitra Varuna as a divine witness. True. और ये इंस्क्रिप्शन मिला है टर्की में। सो वहाँ पे भी इंद्र थे, यहाँ पे भी इंद्र थे, Right. यहाँ पे भी मित्र थे, वहाँ पे मित्र थे, यहाँ पे वरुण थे, वहाँ पे भी वरुण थे। और इंद्र डिफरेंट कल्चर्स में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। इंद्र एक जगह पे बोला जाता था, उनका नाम, हिटाइट्स ने उनको बोला इनार। राइट। सो वरुण भी कॉपी हुए हैं। तो ऐसे क्या हुआ है कि यहाँ के जो वेरियस देवी देवता से, दे हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड। राइट। नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कहाँ से आए। ट्रू। तो आर्यन इन्वेशन या माइग्रेशन थ्योरी के हिसाब से ये लोग वहां से आए थे, टर्की में थे, उस एरिया में जब मूव करके आ रहे थे। हाँ। उस टाइम पे उन्होंने वहां पे वर्शिप किया या एक कल्चर एस्टैब्लिश किया, एंड देन इवेंचुअली दे केम टू इंडिया एंड रोट द वेदा। ये स्टैंडर्ड थियरी। बट अभी आप देखिए, आई विल गिव यू एन वेरी इंटरेस्टिंग एविडेंस कि वाई आर्यन इन्वेजन जो है पॉसिबल नहीं है, या आर्यन माइग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन सच में हुआ है तो क्या है कि वहाँ से लोग, मतलब जो वेस्ट, चाहे इनफैक्ट आपको पता है इंटरेस्टिंग चीज़, उनको क्लियर नहीं है कि आर्यन इन्वेजन थियरी हुआ कहाँ से। हाँ। तो आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन प्रमोट करते हैं स्कॉलर्स, उनके अंदर ही मतभेद है कि कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे। इनके अंदर ही बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस एंड डिबेट्स चलता रहता है। सो इट्स नॉट दैट दे आर कॉमन कि वी ऑल टुगेदर स्टैंड अगेंस्ट द इंडियन होमलैंड थियरी, वी आर ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी डिफरेंसेस है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दैट दे केम फ्रॉम रशिया। हाँ, ठीक है, और रशिया से आए हैं, तुर्की से पास थ्रू करके भारत के अंदर आ रहे हैं, तो तुर्की क्रॉस करके दे विल बी कमिंग, बिकॉज तुर्की में इंस्क्रिप्शन मिला है इंद्र मित्र वरुणा का 3400 साल। हाँ। तो उस पीरियड में टर्की में उन्होंने अपना कल्चर इम्पैक्ट किया, एंड देन दे आर कमिंग टू द पारसी लैंड्स, व्हिच इज मॉडर्न डे ईरान, और ईरान से अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर, अभी तक क्लियर। तो अगर हम आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन है तो इसी डायरेक्शन से तो आएंगे। हाँ। खैबर पास के थ्रू अंदर आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस फॉर एग्जांपल, फेमस उसी नाम से। तो व्हेन दे कम फ्रॉम दैट रीजन, they would carry forward the name as it is, which is found in the way. मतलब रास्ते में जो भी कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनके नाम को वो as it is कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। ट्रू। नाउ ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को कि ये जब आर्य अगर बाहर से आए हैं तो दे हैव अफगानिस्तान में एक रिवर है जिसका नाम है हरकवती। अभी अफगानिस्तान ईरान पास में ही है, तो पारसीज फॉर अ लॉट ऑफ पोर्शन इन हिस्ट्री वो लोग अफगानिस्तान को भी रूल कर रहे थे। ओके। ठीक है, अफगानिस्तान को। तो व्हेन पारसीज आर रूलिंग अफगानिस्तान, उस टाइम पे एक नदी का नाम बताया गया है, द नदी का नाम इज हरकवती। अभी आर्य अगर वहाँ से आए थे, मतलब रशिया से आ रहे हैं और ईरान अफगानिस्तान के थ्रू भारत के अंदर आ रहे हैं,
तो हरकवती का नाम एज इट इज लेके भारत के अंदर एक नदी का नाम रखना चाहिए। हाँ, भारत के अंदर कोई नदी का नाम नहीं है हरकवती, ट्रू। बट भारत के अंदर नदी एक था जिसका नाम था सरस्वती। ठीक है, और अगर भारत से वो लोग बाहर गए, एज्यूम कर लीजिए कि वो भारत के ही मूल निवासी हैं आर्य, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो सरस्वती नाम जब उस एरिया में जाएगा तो स प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है बोल के सरस्वती बन सकता है हरकवती। राइट, मेक सेंस राइट? बट कंसिडर अदर वे अराउंड कि वो वहां से आए थे, हरकवती नाम को एज इट इज इस नदी को रख सकते थे ना जो सरस्वती सूख गया। हाँ हरकवती का नाम ही रख सकते हैं उसको हरकवती, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे में तो प्रोनाउंसिएशन ह है ना। हाँ, राइट। हरकवती, हरकवती ह तो है, हमारे में क्या इशू है? अच्छा, उनके वहाँ हाँ वो नहीं, सा उनके नहीं अंदर स नहीं है। राइट। तो यहाँ से जब जाए होंगे तो सरस्वती का नाम वहां क्रॉस करके गए होंगे तो या वहां पे रहे होंगे, यहाँ से लोग जब गए होंगे, या यहाँ के मतलब ईरानियंस यहाँ पे आके विजिट करके वापस गए होंगे, हाँ। तो सरस्वती का नाम वहां पे रखा होगा। सो ये डायरेक्शन ऐसे ही दिख रहा है, इंडिया टू वेस्ट पैटर्न ये लग रहा है। वी कांट सी फ्रॉम देयर कमिंग, रास्ते में सब कल्चर को इम्बाइब करके भारत के अंदर ठोक दिया, ऐसा नहीं दिख रहा है। और फिर ऐसा और एक भी है, सरस्वती बिकेम हरकवती, नॉट द अदर वे अराउंड। राइट। सप्त सिंधु जो है पारसी कल्चर में, रिलीजन में बन जाता है हप्त हिंदू। ओके। हप्त हिंदू। और एक भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आप देख पाएंगे जो पारसी कल्चर है वहां पे एक शब्द है जिसका नाम है हप्त हिंदू। इट इज वन ऑफ द 16 होमलैंड्स ऑफ द इरानियंस, एंशिएंट इरानियंस। जो प्राचीन ईरानियन है उसका एक होमलैंड है जिसका नाम है, 16 होमलैंड थे, मतलब 16 मूल निवास या 16 उनके ओरिजिन्स थे। उसमें एक ओरिजिनल प्लेस, मतलब जो ओरिजिन प्लेस था उसका नाम था हप्त हिंदू। अभी हप्त हिंदू कहाँ से आया? अगर हप्त हिंदू मूल नाम है, द रियल नेम है, तो आर्यंस अगर वहां से आए हैं, राइट, तो ये नाम को हप्त हिंदू रख देते यहाँ पे। हाँ, हमारे पास रख देते। बट ऋग्वेद में तो लिखा है सप्त सिंधु लिखा है। ओके। सप्त सिंधु का नाम वहां जाके हप्त हिंदू हुआ है, नॉट द अदर वे अराउंड। राइट। हप्त हिंदू यहाँ पे आके हप्त हिंदू नाम रख देते। डजंट मेक सेंस। सो डायरेक्शन मैं और डेप्थ में बहुत जा सकता हूँ, बट मैं एक बेसिक कॉमन सेंस लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। देखिए, नाम में भी सेंस नहीं दिख रहा है मेरे को कि वहां से आए और वहाँ का कल्चर हम हमारे अंदर लेके आए बाहर से। पर हमारे इंडिया के बाद उनकी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के हिसाब से क्या इंडिया के बाद और कहीं भी गए वो लोग? हाँ, जैसे मैं अभी बोला ना, टर्की में उसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। हाँ। सो इंद्रमित्र वरुणा, ओल्डेस्ट लिटरेरी रेफरेंस ऑफ इंद्रमित्र वरुणा सब वेद में। इनकी वजह से, इन सब प्रूफ की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि कोई मतलब हम ही थे इन सब सबसे पहले जहाँ से ये सब क्या कह सकते हैं, ब्रांच आउट हुआ है। या देयर इज नो सब्सटैंशियल एविडेंस टू जस्टिफाई कि कोई बड़ा इन्वेशन या माइग्रेशन हुआ है एंड दे ब्रॉट देयर कल्चर एंड यहाँ पे उसको ठोपा। इसका सब्सटैंशियल कोई एविडेंस नहीं मिला। इट्स ऑल अ कंजंक्चर, अ सजेशन, उसका प्रूफ नहीं। और जब आप जैसे वो बता रहे थे ग्रीक्स के कल्चर में हमारे गॉड्स का रेफरेंस आता है, नॉट डायरेक्टली लाइक गॉड्स, बट वी कैन सी दैट देयर गॉड्स एंड आवर गॉड्स हैव सिमिलरिटीज। ओके। और एक मैं चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, जो आर्यन इन्वेशन या माइग्रेशन थियरी को लाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं, आप लोग ये देखिएगा कि जो तमिल लिटरेचर है, जो तमिल संगम लिटरेचर है, सबसे पुराने साउथ इंडिया के जो लिटरेचर है तमिल संगम लिटरेचर, अगर आर्यन इन्वेशन थ्योरी सच में हुआ है तो उसके हाइपोथेसिस के हिसाब से आर्यन इन्वेशन या माइग्रेशन हुआ है, तो भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ या दस्यू या सो ये लोग थे जो साउथ में, जो लोग नॉर्थ में थे, बट आर्य ने इनको भगा के साउथ भेज दिया। अच्छा, ओके। अगर ये सच में है, फैक्ट है, सच में ये लोग भगाए गए थे, तो हम क्यों इसका रिकॉर्ड हम तमिल लिटरेचर में क्यों नहीं पाते? हाँ, क्योंकि वो सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं। 2300 2400 साल कम से कम पुराने, अमेजिंग लिटरेचर है। उसमें एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं दिखता है कि हम यहाँ पे रह रहे थे और हमें भगाया गया था और हम साउथ इंडिया में सेटल्ड है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं पाया जाता है। क्योंकि मैंने एक्चुअली वो लिटरेचर सब पढ़ा है, बिकॉज मेरे को तमिल लैंग्वेज आती है, तो मैंने वो सब पढ़ा। तो मैंने देखा कि कोई भी प्रमाण नहीं है कि वो लोग बता रहे हैं, पता है बेटा डिस्टेंट पास्ट में ये आर्य जो बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही नास्टी थे, बाहर से आए थे, हमें अटैक किया, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। सो ये एक मेड अप हुकड थियरी है, हाइपोथेसिस है, ताकि भारतीयों के अंदर एक नफरत, एक डिवीजन पे आ सकते, डिवीजन आए, तो इवेंचुअली उसका ये बेनिफिट है कि कंट्री टूटेगा। राइट। एंड ए टूटा हुआ कंट्री इज ऑलवेज गुड,
बिकॉज टू रूल To rule. इजीली वी कैन रूल। और पर भारत के मतलब जो 1947 का ईयर है उसके पहले ये थियरी लाया गया था, मतलब मच बिफोर, पर उसका इम्पैक्ट हो नहीं पाया ज़्यादा। बट वेराज व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, उसके 10-15 साल के बाद द्रविडियन थियरी रियली पिक्ड अप इन तमिलनाडु। अच्छा, वेराज आंध्रा वालों ने या केरला और कर्नाटक वालों ने किसी ने इस थियरी को एंटरटेन नहीं किया। वो बोले हम भारतीय रहेंगे, मतलब इंडिया के साथ ही रहेंगे। बट यहाँ पे बहुत चल रहा था सेपरेशन, लाइक सेक्शनिस्ट या सेपरेटिस्ट आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि हम अलग कल्चर हैं, हम द्रविडियंस हैं। ये सबका रूट आप देखेंगे इट कम्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल्स, जो उन्होंने लाया था एक कि हम भारत को जितना हो सके ज़्यादा विभाजन करके जाएंगे। ट्रू। और अगर हम बात करें इनकी अपने स्क्रिप्चर्स की, और तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम भी है हमारा कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे मेडिकली, टेक्नोलॉजिकली। तो क्या हम एविडेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से भी? मेडिकल तो क्लियर है, सुश्रुत वाज द मोस्ट एंशिएंट सर्जन एंड मेडिकल एक्सपर्ट। उनके जो लिटरेचर है आज भी, तो किस किस टाइप के एडवांसमेंट की बात जैसे है? सर्जरी होता था, Okay. यू नो आई सर्जरी से लेके डिलीवरी एक्सपर्टली करवाना या किडनी सर्जरी, बहुत सारी चीजें। तो एक तो होता है कि लिख दिया, और एक होता है कि टूल्स, प्रैक्टिकल भी था, टूल्स दिखे प्रैक्टिकल हैं। भी था, टूल्स का वर्णन है सुश्रुत संहिता में, टूल्स का वर्णन भी है। अच्छा। और तो क्या वो आजकल के डेलीगेट टूल्स रहते थे कि जैसे आजकल हमारी मशीनरीज इतनी Yeah, डेलीगेट? there are a lot of tools mentioned, but you would say कि a large portion of what we know today as surgery वो उस टाइम पे भी एक्सिस्ट करता था। ओके। बट कितना करता था, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं ना कि बाहर से आई है ये भी, इसको नहीं, ये बाहर से नहीं है, ऐसे, ये हाँ। लोकल कल्चर है। हाँ, लोकल कल्चर है। लेकिन अब जैसा लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जो भी मेडिकल एडवांसमेंट है हमारे यहाँ इंडिया में था, लेकिन फिर से वो बाहर चला गया और बेहतर होके आ गया। ऐसा भी है क्या कुछ? देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ यहाँ से गया, ज़्यादा बेहतर हो गया, उतना ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया एंड सो ऑन। पर मेरे को दिख रहा है कि जैसे डेफिनेटली लोग ने उसको अपना ब्रांडिंग बना के उसको प्रमोट तो किया है। ओके। जैसे नंबर सिस्टम आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम जो है वो बोला जाता है अरेबिक न्यूमरल्स। अभी अरब लैंग्वेज में था कहाँ न्यूमरल्स? ट्रू। न्यूमरल्स तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो सब लोग क्रेडिट करते हैं कि आर्यभट्टा से ही गेव इट, बट उनके पहले भी कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो था भारत में, शून्य, राइट? तो नंबर ज़ीरो, और सबसे इंटरेस्टिंग है कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए 199 को लिखना है, उसमें वो एक्स वी वो रोमन न्यूमरल्स में आपको लंबा सा लिखना पड़ेगा। True. आप लिखेंगे 29,585 फॉर एग्जांपल, रोमन न्यूमरल्स में कितना बड़ा रहेगा? हाँ। तो इसमें क्या है, जो हमारा वैदिक न्यूमरल सिस्टम है उसमें हम प्लेस वैल्यू, मतलब टेंस, जीरोस, मतलब वही टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, उस प्लेस वैल्यू का नंबर देके उसको हम डिपिक्ट करेंगे, करते थे। ये जो कॉन्सेप्ट है तो हमारे स्क्रिप्चर्स से है। ओके, कैसे? इट इज़ देयर, इट यूज्ड टू बी फॉलोड। अच्छा, कॉमनली ये फॉलोड कोई कल्चर था, ये कोई नया चीज़ नहीं था, वो ऑलरेडी में भी देख सकते हैं ऑलरेडी फॉलो हो रहा था। follow। और अरब्स ने इसको दे केम एंड दे मार्केटेड इट नाइसली, और दुनिया में बन गया अरेबिक न्यूमरल्स। अच्छा, ओके। सो न्यूमरल नंबर सिस्टम जो है, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, वो कितना अमेजिंग है, बिकॉज आपको कितना स्पेस होगा, कितना एफर्ट सेव होगा, और इजी टू कैलकुलेट। इवन आप मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करना है, प्लेस वैल्यू से करना बहुत ही आसान है। राइट। इमेजिन करिए लंबा सा रोमन न्यूमरल लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रेजी। ट्रू। और जैसे अब मेडिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो उस टाइम पे मतलब जब जनरली हमारे साथ स्पिरिचुअल के साथ ना ऐसा एक मिसकंसेप्शन सा है कि अगर कोई बंदा स्पिरिचुअली एडवांस है तो वो मेडिकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो सकता है, या उसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो हमेशा शांत रहता है। उसका मतलब क्यूरियोसिटी ऐसा समझा जाता है कि ये तो सेटिस्फैक्शन की तरफ जा चुका है, लाइफ एनलाइटमेंट की तरफ जा चुका है। तो क्या टेक्नोलॉजिकली भी हम इतने एडवांस थे, या कुछ इससे प्रूफ मिलते हैं? क्वेश्चन पूछा, इट हैज़ ग्रेविटी इन इट। डेफिनेटली स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले बहुत सारे लोग संसार से डिसइंटरेस्टेड फील करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी उनका होता है कि दे फील दैट दे हैव अटेन द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसको करूँगा क्या, ये सब मोह माया है एंड ऑल दैट, ये रहता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। एट द सेम टाइम इट डिड नॉट promote a culture of laziness,
कि हाँ मैं इररेस्पॉन्सिबल रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, राजा मेरे को फीड करेगा पूरा 24 आवर्स 365 हाँ. फीड करेगा, मैं आराम से उसका फ़ायदा उठाऊँगा, ये भी इनक्रेज नहीं किया जाता था. तो देयर वर वी हैव टू सी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. जो राजा था ही हैड दिस ड्यूटी टू सी दैट द कंट्री इज़ एडवांसिंग. मिलिट्री वॉरफेयर में क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो एक साइड से चल रहा है. हाँ. और एक साइड से मेंडिकेंट है, मतलब जो रिनाउंसिएट है वो रिनाउंस होके जा रहा है. तो दोनों को एक्सिस्ट करते थे. राइट. हु वर साइंटिस्ट, कौन थे साइंटिस्ट उस टाइम के, किसको माना जाता था जो इस टाइप की? There were several astronomers, अच्छा. several medical experts like Shushruta, हाँ. mathematical geniuses भी थे. अच्छा. Several, I mean, और उनका रेफरेंस है, उनका किताबें अवेलेबल है, आप Okay. ऑनलाइन में देख सकते हैं. Okay. आप देर आर सेवरल IIT स्कॉलर्स, नाम मैं शायद भूल गया. हाँ. फेमस एक प्रोफेसर हैं जो इन्होंने भारत के साइंसेस को पूरा स्टडी किया है कि भारत में कौन कौन साइंटिफिक किस किस ऑथर ने क्या क्या साइंटिफिक डेटा निकाला है, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो एंड सो ऑन. तो ऑल्सो उनके भी किताबें, प्रॉब्ली हम इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पिन भी कर सकते हैं. ट्रू. राइट. तो कौन वो थे? हम बात कर रहे थे मेंटर की. तो यू केम फ्रॉम इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, फिर आपने मतलब यू हैव सीन एटलीस्ट, आपने बहुत सारा क्या कह सकते हैं चेंज देखा है अपनी अप्रोच में, अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देखी है. बट उस टाइम पर आपके साथ कोई मेंटर था, आप किसी ने आपको एडवाइस करा, गाइड करा? हु वाज योर मेंटर इन लाइफ जिसको आपने फॉलो किया, प्लस आपने देखा कि इसकी फॉलोइंग से या इसके लेसन से मेरे को कुछ चेंज हो रहा है? तो आप अपने मेंटर के बारे में कुछ बताइए. और तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इन रिसेंट टाइम्स मेरे लाइफ में एक व्यक्ति हैं जो इन हिज लाइफ ऑल्सो बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. एट द सेम टाइम वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं एंड एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. ही इज़ अ CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. मल्टीपल NGOs को भी चलाते हैं. इट लुक्स लाइक ही इज़ सिटिंग इन वन प्लेस एंड कंट्रोलिंग सो मच. तो हिज नेम इज़ मिस्टर राहुल मैनी. तो वो भी ही इज़ बिलोंगिंग टू दिल्ली. तो ही रन्स अ कंपनी ऑफ कंप्रेसर्स. मतलब उनका जो कंपनी है, इट इज़ दी ओनली कंपनी विच मेक्स मतलब ओनली इंडियन कंपनी टू मेक कंप्रेसर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स. अदरवाइज अदर कंपनीज आर ऑल अब्रॉड. तो ही इज़ डेफिनेटली हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माई लाइफ, क्योंकि उन्होंने, जैसे आई वॉज व्हेन आई केम टू मैरिड लाइफ, व्हेन आई टुक आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ हस्बैंड, एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग थे, नए थे कि मैरिज लाइफ ऐसे हो सकता है. बिकॉज हमने एज अ बैचलर, एज एन मैरिड पर्सन, एज अ सन ऑफ आवर पेरेंट्स, हम लाइफ को बहुत ही डिफरेंट देखते हैं. राइट. मैरिज टीचेस यू सो मैनी एक्सपीरियंसेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो मुझे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी मैंने फेस किया इन माई मैरिज. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडियन सिचुएशन में क्या होता है, बड़े फैमिलीज होते हैं. हाँ. We have to balance out. हाँ, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है. एंड नीड्स ऑफ योर पार्टनर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर सेल्फ, फाइनेंस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. तो इसको मैं हैंडल करने में मैं बेस्ट नहीं था. अच्छा. सो बट जब मैंने उनसे मिला, आज जो भी लास्ट 1-2 साल में जो भी आई एम एबल टू टेक पेज एंड मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन दिस फील्ड, उनके मेंटरशिप से मेरे को बहुत ही फ़ायदा पड़ा है. और किस एस्पेक्ट पे आप मानते हो कि मेंटरशिप उन्होंने दी है आपको? क्या क्या उन्होंने मुझे रियलिटी दिखाया. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम इसको बेस्ट वे में करोगे, इसको अनरीजनेबली बन के करोगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज में, देश के लिए, या कम्युनिटी के लिए, या धर्म फॉलो करने वाले लोगों को, या तुम्हारे फैमिली को. लास्ट में तुम मतलब ही बेसिकली आइडेंटिफाइज सर्कल्स, राइट, कि इंडिविजुअल सर्कल, फैमिली सर्कल, एंड तो जितना हम एक्सपैंड करते जाएंगे, जितना आपका जो सर्विस एरिया बड़ा है, उसमें तो आप तो एक छोटे व्यक्ति हैं. राइट. जब आप बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा करने का, तो यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ योरसेल्फ. आप उसमें छोटे से एक व्यक्ति हैं, ऑटोमेटिक आपका सर्विस हो जाता है. राइट. बट जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, मेरे अंदर वो कमी थी कि आई वॉज नॉट थिंकिंग एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस. मेरा जनरली सभी के साथ ऐसा जनरली सभी का होता है.
बट ऐसे व्यक्ति को मैंने जब मिला, मैंने देखा कि एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस को कैसे प्रैक्टिकली जिया जाता है। लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है इट हैज़ टू बी एक्सपैंडेड, क्योंकि जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, मेरा करियर, मेरा फैमिली, माई फाइनेंस, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, इट्स मोर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, राइट। स्मॉलर सर्कल में भी ग्रोथ हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एंड ग्रोथ तब होगा जब हमारे सर्कल्स बड़े हैं। लाइक योर सर्कल इज़ बिग। मेरा ये सर्कल है कि मैं इतने वास्ट अमाउंट ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। ओके। जैसे एक फेमस स्कॉलर, नॉट स्कॉलर एग्जैक्टली, बिजनेसमैन, इनका नाम है डैन पेन्या। वो बोलते हैं कि इफ़ यू इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल, मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ लोगों को तुम इम्पैक्ट कर पाओगे, तुम नेचुरली तुम्हें रिच होना ही है, राइट। हमें रिच होने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, हमें प्रयत्न करना है कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी जो क्रिएट कर रहे हैं वो 100 करोड़ लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करे। जब आपका इतना बड़ा विजन होगा, इतना बड़ा सर्कल होगा, आप तो 100 करोड़ में छोटे से एक व्यक्ति हो, आपका तो ऑटोमेटिक टेक केयर होना ही है। ट्रू। तो ये मेरा रियलाइजेशन है कि मुझे अपना सर्कल बढ़ाना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। अपने लिमिटेड सर्कल में मैं, मेरे फैमिली, मेरे क्लोज सिनेरियो एंड सो ऑन। ये कंफर्ट जोन भी बोलते हैं कभी कभी। कंफर्ट जोन भी है। एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस जब हमारा होता है, हाँ, तो उसमें रिजल्ट्स भी एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। वेराज हम व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ मी, माइन एंड एवरीथिंग, तो उसमें हमारा ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होता है, नीदर आर वी क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन अ बिग वे। राइट, राइट। मैं इसी ऑन टॉप ऑफ इट, मैं ये जो सर की बुक है वो मैं देख रहा था, और फिर इसके बारे में, क्योंकि जनरली जब हम किसी किताब के लिए या फिर किसी बुक के लिए जाते हैं, उससे पहले हमारे पास अपने दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि यार क्यों, क्या मिलेगा, एक अपने मन से ही हम बुन लेते हैं। तो मुझे जितना पता था, जितना मैंने रिसर्च किया, उसमें मुझे पता लगा कि हाँ वाकई में, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह के स्निपेट डाल रखे हैं आपने, तो ऐसा नहीं है कि लिख दिया है, थ्योरी में लिख दिया है, वी हैव प्रूफ्स इन इट। तो ये चीज़ मुझे इस बुक की और इवन आपकी अप्रोच में अच्छा लगा। लेकिन आपने कितना टाइम स्पेंड किया, आपने कितना माथापच्ची करी, कहाँ से पिक्चर्स निकाले, कौन से जुगाड़ लगाए, फिर जाके ये बुक बनाई, तो कैसे, कितना टाइम ऑफ योर लाइफ इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस? देखिए, when I started this in 2017 और 2018 approximately, 2017 रख लीजिए exactly, तब से लेके 2022 दिसंबर तक या जनवरी 2023, इतना जो पीरियड है, करीब 5 साल तो सॉलिड लगे हैं। इसके पीछे करीब 400 से 500 बुक्स गो थ्रू करना। और कहाँ से आ रही थी वो बुक 400 से 500? मतलब इट्स लाइक यू स्टडी वन बुक, आप एक किताब लीजिए, उस ऑथराइज किताब, ऐसे नहीं कि अलग अलग किताब, ऑथराइज एकेडमिक बुक या आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बुक, तो उसमें क्या होगा, उसने दिया होगा एक चैप्टर के एंडिंग में या पूरे बुक के एंडिंग में बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस देते हैं। तो इट्स लाइक ब्रांचिंग, एक में से आपको 10 मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हाँ। एक 10 में से हर एक में 10-10 मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एवरेज बता रहा हूँ, तो 1 becomes 100 इन द सेकेंड लेवल, इन द थर्ड लेवल इट में बिकम 1000, सो ऐसे एक्सपैंड होता गया। उसमें जो भी मेरे रेलेवेंट है वो मैं लेके स्टडी करता गया। और टीम थी आपकी कोई? नहीं, अकेला। एंड टीम तो अभी जुड़ रही है लास्ट 1 और 2 years में, बट जनरली इट हैज़ बीन माई सिंगल पर्सनस वर्क। एंड ऑफ कोर्स मेरा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेरे लाइफ में, जैसे राहुल जी का जो मैंने बताया था, एंड माई फादर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन मैसिव। ओके। तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि क्या है कि जब मैं मोस्टली मैरिज लाइफ में आ गया तभी से ये काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो हमारा फैमिली बिजनेस है वगैरह, बट फादर बिलीव्ड मी, ही सेड कि तुम्हें ये पैशन है, तुम्हें करना चाहते हो, तुम करो, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ही हैड दैट फेथ, दैट्स वन थिंग। एंड ऑफ कोर्स माय पार्टनर, राइट, माय वाइफ, शी स्टेड थ्रू ऑल दिस, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स हमारा था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड कहाँ पे रहेंगे, एंड फैमिली में अंदर या बाहर या फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये मत, अरे किताब लिख दिया तो कैसे तुम लाइफ चलाओगे। तो मैं मेरा हमेशा ये था कि मैं एक्सपैंडेड कॉन्शियस में जी रहा हूँ, हाँ, इट विल वर्क आउट डेफिनेटली। राइट। और ये भी था कि जब आप एक नई लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जा चुके हो, और बीइंग एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बंदा जॉब करेगा, एक प्राइवेट प्रोफेशनल लाइफ जिएगा, फिर उसके बाद एक इतना बड़ा शिफ्ट लेना, देन उस एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट किया आपने? जो लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन ऐसे मीट किया कि व्हेन आई सॉ द नीड फॉर इट, क्योंकि देखिए अभी जनरली हम किस करियर पे जाते हैं जिसमें ज़्यादा फाइनेंस फंड्स आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा पोटेंशियल है, बट एक है कि ज़्यादा लोग उसी पे जा रहे हैं
बट व्हाट इज द नीड विच इज स्टिल अनटैप्ड. राइट. मार्केट. और मैंने देखा यहाँ पे क्या पोटेंशियल भी है, कितने लोग इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, कितना इसमें से रिसर्च बुक्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज बन सकता है, Definitely. बन सकता है. तो मैं इसका जब स्कोप देखा मैंने सोचा कि यहाँ पे नीड है. एंड नोबडी वर्किंग. नोबडी इज वर्किंग. मैं एक व्यक्ति जो बहुत ही सीनियर बिजनेसमैन मुझे बोले थे, तुम्हें पता है कितने लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे जैसे? यू कैन काउंट हैंडफुल इन द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन. राइट. अरे तुम इतने स्पेशल हो. तो मैं मैं सोच रहा था कैसे इसको एक्सपैंड करूँ. आपको लगता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहता है ऐसे फील्ड में? डेफिनेटली फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है, बट फर्स्ट मूव एडवांटेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द एडवांटेज ऑफ हार्ड वर्क. इसमें शेयर हार्ड वर्क जरूरी है. हाँ. मतलब आप सोच के देखिए, बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक आपको डेटा स्टडी करना पड़ेगा, साइट आफ्टर साइट आफ्टर साइट आपको विजिट करना पड़ेगा, फोटोज लेना पड़ेगा, इंस्क्रिप्शन स्टडी करना, सिक्के को स्टडी करना, डेटिंग फिक्स करना, क्रोनोलॉजी, व्हाट नॉट. राइट. लॉट ऑफ वर्क इज देयर. ट्रू. और इसी बुक के थ्रू आपके, जैसे हमें पता है कि हमारे कृष्ण डिवोटी या फिर इवन सनातन धर्म के डिवोटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं, तो क्या उनको इस बुक के थ्रू कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा जो कि जिसके लिए वो ऑलरेडी क्यूरियस है, या फिर उनके लिए कुछ और एड ऑन है इसमें जिसको उनके वैल्यू सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर देगा? तो राइट. सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो वेस्ट में जो हिंदूज़ हैं, सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनके फैमिलीज़ में उनके जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उनको इतना फेथ नहीं है रिलीजन में या कल्चर में या उनके हिस्ट्री में. तो ये जो रिसर्च है बहुत ही वैलिड है, बहुत ही मायने रखता है उनको, स्पेशली उनको. ऑफकोर्स भारत में भी वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, यहाँ के बच्चे भी दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड, बट वहाँ पे भी बहुत नीड है. बिकॉज वहाँ पे जब ये रियल हिस्ट्री बच्चों के पास जाएगा, यंगस्टर्स के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ, हम जिस लैंड से बिलोंग करते हैं, देखो ये ग्लोरियस हिस्ट्री है और ये मिथोलॉजी नहीं है, ये सच में हुआ था. तो दैट कैन ब्रिंग सच अ चेंज इन देयर लाइफ. मैंने एक्चुअली फैमिलीज देखे हैं विच हैव ब्रोकन बिकॉज one of them believes that they want to practice the Gita, they think it is actually historical, right. real, और एक जो है उसको उसके डेड अगेंस्ट है, रेगुलरली आर्ग्यूमेंट होता रह रहा है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. तो एक स्टेज में वो फैमिली टूट गई बिकॉज दे थिंक दैट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है. बट रियलिटी क्या है? अगर रियलिटी के बेसिस पे सब लोग एक ही पॉइंट पे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज के अंदर भी यूनिटी हो सकता है. राइट. इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री एस्टैब्लिश फॉर प्राइड एंड क्यूरियोसिटी, नॉट एग्जैक्टली. इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द हिंदू फैमिलीज. आपको जैसे नई जनरेशन जब आती है ना, तो वो इस थॉट प्रोसेस को भी लेके आती है, क्योंकि बहुत वेस्टर्न और वेस्टर्नाइज्ड थ्योरी और लॉजिक्स को हम अप्लाई करना शुरू करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो ऑलरेडी, जैसे लोग डिस्कवर कर रहे हैं, इसके निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. तो क्योंकि ये वाले नॉलेज, ये वाले क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेज कम है, और वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न माइंडसेट बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है. तो उस केस में कैसे हम अपने आप को न्यूट्रल करें पहले, क्योंकि एटलीस्ट इधर इसका भी ना इन्फ्लुएंस हो, वेस्टर्न का भी ना इन्फ्लुएंस हो. तो कोई ऐसा ग्राउंड जीरो है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं? कि ग्राउंड जीरो इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. हाँ, कि आप देखिए कि व्हाट इज द प्रूफ, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, वेदर इट हैपेंड और नॉट. इसको फॉलो करने से व्यक्ति के समाज में, देश में क्या प्रगति हो रहा है. हाँ, यू कैन प्रैक्टिकली जज द पैरामीटर एंड सी फॉर योरसेल्फ. तो जैसे महाभारत के टाइम पे एक कौरवास थे, पांडवास थे. तो कौरव और पांडवास के बारे में कुछ ऐसे क्या क्या एविडेंस हमने देखे हैं, और कितने फैक्चुअल एविडेंस है वो? एक तो होता है कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ऐसा ऐसा, तो वो एविडेंस के और कहाँ मिले हमें वो? सो इफ यू सी फ्रॉम द एविडेंस पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया, इट इज़ नॉट जस्ट इन लिटरेचर. और मैं आपको इस पॉइंट पे ये वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि वाई लिटरेचर इज इम्पोर्टेंट. लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? लिखा हुआ जब मैं कह रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑफ बुक्स. मतलब पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते थे, देन अभी वो बुक्स हो गया. ये लिखा हुआ चीज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगेन मैं इंस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, शिलालेख की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों की बात कर रहा हूँ. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज किताबों में ये लिखा हुआ है कि कौरव पांडव थे. ओके. अभी लोग बोलेंगे हम किताबों को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम वी डोंट एक्सेप्ट बुक. आर्कियोलॉजी मिलेगा, पुरातत्व मिलेगा तो हम मानेंगे. अभी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सिविलाइजेशंस पे पुरातत्व मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं,
लाइक यू नो कोई एंशियंट टेम्पल मिल गया, कोई एंशियंट स्टैचू मिल गया, कोई गॉड का या कोई किंग का, लोगों को बहुत बार क्लू नहीं होता है कि कौन है व्यक्ति या ये क्या मंदिर है, समझ में नहीं आता है। क्यों? लिटरेचर नहीं है, उनके पास किताबें नहीं है उसको समझने के लिए। किताबें इधर लोग वहाँ पे जो इन्वेडर आया था उसने जला दिया या यू नो पूरा मिटा दिया, जो भी है, एविडेंस नहीं है, किताबें के एविडेंस नहीं है। तो आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी मिलके आप क्या करोगे, अनलेस इट्स बीन सब्सटैंशिएटेड बाय द लिटरेचर। ट्रू। लिटरेचर आपको आर्कियोलॉजी का पिक्चर देता है, वेराज आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी मिला लिटरेचर के बिना, तो मतलब यू आर लाइक ओके कुछ मिले हैं बट इसका क्या वैल्यू है पता नहीं चलता है। वेराज इफ यू हैव लिटरेचर, आर्कियोलॉजी अभी थोड़ा मिला है, फ्यूचर में ज़्यादा भी मिल सकता है। ट्रू। वाई? बिकॉज बहुत सारे एक्सकवेशंस नहीं हुए। तो इट इज़ फाइन इफ यू हैव लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी इज नॉट फुली एक्सकवेटेड। हाँ। Whereas it is not so fine if you have archaeology and you don't have any literature. ट्रू। उससे तो बेहतर है। बेहतर है। सो जो भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स कि हाँ मुझे आर्कियोलॉजी चाहिए, आर्कियोलॉजी चाहिए, अरे लिटरेचर में है, उसके अलावा सिक्कों में है, इंस्क्रिप्शंस है, द्वारका में मिला है, सब में झांकी दिख रहा है कि यू नो वेदों में है, जैसे मैंने बताया, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर, ग्रीक चाइनीज सोर्सेज, मुगल्स ने भी माना है ये हिस्टोरिकल लेकर के, अबू फाजल के टेक्स्ट में आता है। तो इतने सारे रेफरेंसेस जब एक पर्टिकुलर इवेंट या एक पांडवों के लिए है या कृष्णा के लिए, हम उसको मिथोलॉजी कैसे बोलेंगे? दैट इज माय आर्गुमेंट। ट्रू। अगर आपको यू नो एग्जैक्टली कुरुक्षेत्र का एविडेंस चाहिए तो पूरा कुरुक्षेत्र खाली कर दीजिए, या मैक्सिमम एक्सकवेट करते हैं पूरे एरिया को, राइट? फिर मिलेगा आर्टिफैक्ट्स। हम करेंगे नहीं पूरा एक्सकवेशन और बोलेंगे मिथोलॉजी मिथोलॉजी मिथोलॉजी, ऐसे नहीं होता है। तो इसका आपको लगता है पुश कुछ एजेंडा है? मिथोलॉजी ये इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया कि जो आपकी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री नहीं है, माइथोलॉजी है? मिथोलॉजी नैरेटिव ज़्यादातर प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। उसके पहले मुगल्स ने भी इसके बारे में लिखा है, जैसे अबू फाजल की राइटिंग, जो अबू फाजल जो है अकबरनामा का ऑथर है। अबू फाजल लिखता है कि ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे, मोस्ट लाइकली कि वो ही इज रेफरिंग टू पुराना किला। पुराना किला जो साइट है वहीं पे वो एक जगह को रेफर करके बता रहा है कि यहाँ पे 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर का राज्य हुआ करता था। एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, 4500 एंड समथिंग। इतने साल पहले महाराज युधिष्ठिर का राज्य यहाँ पे हुआ करता था, ऐसे लोगों का मानना है। तो इवन ही इज एक्सेप्टिंग इट काइंड ऑफ एंड रेफरिंग इट इन हिज बुक। सो उसने भी इसको रेफरेंस दिया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, तमिल संगम लिटरेचर, ग्रीक सोर्सेस, जनपद वंश का भी प्रूफ है, शूरसेन लोग थे, कौरव थे, भरतवंशी थे। तो इस एजेंडे को प्रमोट, मतलब इसको पहले प्रमोट भी किया? अच्छा, ब्रिटिश ने किया, कॉलोनियल ब्रिटिश ने किया। और आज भी सेवरल ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को कंटिन्यू करते हैं। सो इसका ये बैकग्राउंड है कि दे वांट टू अटैक द फाउंडेशन ऑफ आवर कल्चर, जो है महाभारत। इसको अटैक करो, इसको मिथोलॉजी बोलो, तो लोग फिर इसको डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। राइट। जब डिस्कनेक्टेड फील करेंगे दे विल फील लाइक हिस्टोरिकल ऑर्फन्स, राइट, ऐतिहासिक ऑर्फन। तो जब वो ऐसे फील कर रहे हैं तो उनको कंट्री से डिसएसोसिएटेड, डिस्कनेक्टेड फील कराना या नेशनलिस्ट नहीं फील कराना या अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट करने के लिए आसानी से रास्ता बनाना, अच्छा, ये बहुत ही ईजी हो जाता है। महाभारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो जिंदगी का सार है। उसमें ऐसा ज्ञान है जो ओपनहाइमर और इतनी एडवांस मतलब बहुत लोगों ने माना है। ओपनहाइमर मूवी में भी रेफरेंस है भगवद गीता का। तो जो गीता का ज्ञान दिया है उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को, और अपना एक तरीके से सबसे विराट रूप दिखाया है। तो उसको लेकर आपके एज अ हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि गीता का ज्ञान कितना फैक्चुअल है, कितना एविडेंस हमारे पास है उससे रिलेटेड? गीता का जो इम्पैक्ट है शायद ही और किसी किताब का रहा है हिस्ट्री में। द इम्पैक्ट ऑफ भगवद गीता इन मैनकाइंड हैज़ बीन ट्रेमेंडस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट अगर आप लेंगे कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर आत्मा, ये कितने सारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। चाहे आप इसको, चलिए मैं इसको साइंटिफिकली नहीं मानता हूँ कि ये आत्मा है, राइट? मैं मान रहा हूँ थियोरेटिकली कि आत्मा नाम का कोई चीज़ है। मैं हर एक व्यक्ति को एक आत्मा की तरह देख रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? फिर लड़ाई क्यों होना है? जो रिलीजियस फाइट, रेशियल फाइट एंड
जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, किसी ने, एक बाइक वाले ने एक दूसरे बाइक के ऊपर थोड़ा सा टच कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। राइट। ऐसे वो बोल रहा है कि मैं उसको आई विल फिनिश हिम, आई विल किल हिम। मतलब इतना लोगों के अंदर सहनशीलता कम हो गई है, गुस्सा, द्वेष भाव इतना ज़्यादा। पर गीता के टीचिंग्स हमें सही के लिए खड़े होने के लिए सिखाएगा। हाँ। जो धर्म है, जो सत्य है, जो सच है, उसके लिए खड़े होने के लिए सिखाएगा। तो मॉरल एस्पेक्ट से भी आप देखेंगे, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में, इवन आज के सोसाइटी में अगर सच के लिए खड़े रहो, वो गीता सिखाती है। जनरली लोग सिखाते हैं, लोग समझते हैं कि गीता पढ़ने से व्यक्ति डरपोक हो जाएगा, कॉवर्ड हो जाएगा, बट गीता इज अ लिटरेचर विच इज प्रमोटिंग टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। अर्जुन को सिखाया गया था कि तुम लड़ो सच के लिए, राइट, जो धर्म है। तो गीता डजंट टीच अस टू बिकम कॉवर्ड्स और वीकलिंग्स, इट टीचेस अस टू बिकम टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग, राइट। जो धर्म के लिए है वो खड़े रहो। हाँ। जब हम गीता की कन्वर्सेशन की बात करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान ट्रांसफर की बात करते हैं कि कृष्ण है और अर्जुन है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रैक्टिकल प्रूफ, एविडेंस प्रूफ है, या फिर ये एक हमने स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के लिए या एक एग्जाम्पल बनाने के लिए कि क्या अगर आप ऐसा जियोगे, अगर आप ऐसी वैल्यूज सिस्टम रखोगे तो यू विल, आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे, एक अच्छी हायर सोसाइटी की तरफ जाओगे। तो क्या ये एक रूल की तरह प्रेजेंट करते हैं या करा गया था, या ये फैक्चुअल है, या वाकई में कन्वर्सेशन हुई थी? तो सो लेट्स अज्यूम कि ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी और किसी ने इसको क्रिएट कर दिया एक नैरेटिव को कि कृष्ण नाम के व्यक्ति ने अर्जुन नाम के व्यक्ति को एक गीता नाम की चीज़ दी थी, सो दैट एवरीबडी विल फॉलो दैट एंड दे विल बिकम, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज आर सनातनिक्स। तो इसका क्या रिपरकशंस है? वाई वुड एनीवन डू दैट? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो पूरा स्टोरी बिल्डअप हो रहा है, पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुआ है, पांडव जा रहे हैं, फिर पांडव वापस आ रहे हैं, लड़ाई के लिए खड़े हो रहे हैं। उस टाइम पे अर्जुन इज फीलिंग वीक, रिलेटिव्स को देख के उसके मन में अफेक्शन आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो बोल रहा है मेरे से नहीं होगा कृष्णा, तो वो छोड़ के जा रहा है। तो कृष्णा सिंह नो यू हैव टू फाइट, एंड देन ही फाइट्स, एंड तो प्रोग्रेशन तो सही है। उस प्रोग्रेशन के स्टोरी लाइन में फिट होता है अच्छी तरह से गीता। बिल्कुल। अगर एक पर्सन उसको आर्टिफिशियली इमेजिन करके इसके अंदर घुसाया है तो फिट भी तो इतना एक्यूरेटली नहीं होगा, या बहुत ही मुश्किल लगेगा। उसको दिखेगा आपको कि ये घुसाया गया है यहाँ पे, कहीं पे तो दिखता नहीं है ऐसे कोई चीज़। स्टोरी लाइन में बहुत अच्छा फिट होता है भगवत गीता। ट्रू, दैट्स वन थिंग। और इसको इमेजिन करके फ़ायदा भी क्या है? फ़ायदा भी क्या है? अगर कुछ लोगों को मैंने सुना है कि पंच पांडव आर लाइक आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, ऐसा ही बोलते हैं। और सो हमारे 5 सेंसेस कैसे ऑपरेट करना चाहिए एंड ऑल, मतलब इसका क्या बेसिस है? इतना आपके पास इंस्क्रिप्शंस है लिटरेचर में, अदर रिलीजन्स के, अदर कल्चर में, सब जगह पे ये व्यक्तियों को एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सन्स की तरह ही बताया गया है। ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट लिटरेचर में अर्जुना इज प्रेजेंटेड एज द किंग, एन एंशिएंट किंग। उसका नाम बताया गया धनंजय। एक नाम है अर्जुन का, धनंजय। धनंजय कुरु राजा जो था वो रूल कर रहा था। तो ये, और उसका कॉन्टेम्पररी था विदुर। अच्छा, विदुर भी कॉन्टेम्पररी महाभारत में बताया गया। तो सेम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की तरह ही उनको बताया जा रहा है। अभी कैसे ये इमेजिन करके घुसा सकते हैं सो दैट इट डजंट लुक सस्पिशियस? राइट। बहुत ही बहुत ही अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट है जो भी बताते हैं कि ये टेक्स्ट घुसाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस कन्वर्शंस या रिलीजियस मैनिपुलेशन। डजंट लुक सेंसिबल। ट्रू। एंड कोई आपका एक ऐसा लाइफ लेसन जो अब तक आपने ये अपनी पूरी, अब तक आपके, मैं पूछ सकता हूँ कितनी एज होगी आपकी? मेरी 33 है। 33 एज पे, इस एज पे आके आपको ऐसा जब पीछे देखते हो तो कोई ऐसा लाइफ लेसन जो लगता है कि यार मैंने ये सब सीख, मतलब ये है मेरे पास अभी जिंदगी के ज्ञान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, कुछ ऐसा जो अभी आपको लगता है कि ये सीखा है मैंने अभी तक? या मैंने एक मेजर चीज़ सीखा है, रिग्रेट नहीं करना। राइट, आई यूज्ड टू हैव दिस हैबिट ऑफ रिग्रेटिंग मेनी डिसीजंस व्हिच आई टेक। तो मैं क्या है, प्रेजेंट में जी नहीं पा रहा था। आई ऑलवेज रिग्रेटेड कि मैंने अगर ये चीज़ अच्छा किया होगा, अगर इसको बेहतर किया होगा। उस चक्कर में ही मेरा बहुत सारे जो थॉट्स एंड ये अफेक्टेड था। बट बहुत सारे एक्सपीरियंस पीपल, मेंटर्स एंड वेल विशर्स के नर्चरिंग से उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड आई एज अ पर्सन हैव ऑल्सो इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट इन द लास्ट 5-10 years। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब व्हेन आई टर्न बैक एंड सी, आई सी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया,
good or bad, right or wrong, plus or minus. It was all to make me a transformed person to be able to do create a larger impact in society. तो मैं बहुत सारे लेसन्स मतलब एक दो तो बता सकता हूँ कि मैंने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अपने हिस्ट्री से जोड़ के रखना. ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही मूव किया. तो आपने कहीं पे सेमिनार किया हो, इवेंट किया हो, वर्कशॉप करी हो, वहाँ पे लोगों को बताया हो, तो उसके बाद फिर उनसे कन्वर्सेशन करी हो, तो क्या आपने ऐसा कुछ रियलाइज़ किया है, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आया हो आपकी वर्कशॉप या तो ऐसा कुछ अगर आप शेयर करें. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि जब आपका सेमिनार अटेंड किया तब हमें हमारे टेक्स्ट लाइक गीता महाभारत के ऊपर विश्वास आया. तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में डाउट था कि मे बी ये मिथोलॉजी है, मे बी हुआ नहीं है, मे बी एक हुक्ड अप स्टोरी है. क्योंकि पता है आपको ऐसे रियल में नैरेटिव चलाते हैं कि व्यासदेव जी जो थे उनको कोई काम नहीं था, उनको पूरा फंडिंग किया गया, कुछ लोग बोलते क्राउड फंडिंग किया गया. सो उनको फंडिंग करके उनसे पूरा ऑल दिस लिटरेचर्स उनसे लिखवाया गया. सो ये क्रिएट किया जाता है नैरेटिव कि व्यासदेव जी ने लिखा है टू कीप people connected to Hinduism and therefore all these books are there. Otherwise ये religion का कोई historical basis नहीं है. बट मेरे सेमिनार अटेंड करने के बाद लोगों को ये कन्विक्शन आता है कि देयर वाज नो नीड फॉर एनी पर्सन टू हुक अप सम स्टोरी एंड क्रिएट सम लिटरेचर्स एंड कीप कनेक्ट. ये बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटर पीरियड्स ऑफ टाइम. तो ये कुछ लोगों ने बताया. कुछ लोगों ने बताया कि दे आर इंस्पायर्ड टू टेक अप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एज ए करियर. आई फील ग्रेटफुल कि कई लोगों के लाइफ में मैंने इम्पैक्ट किया है कि जब मेरे सेमिनार्स अटेंड करते हैं उनको बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, चलो अभी खुदाई करूँगा. राइट. कई एंशिएंट साइट को जाके मैं स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा, निकालूंगा. तो देयर आर यंगस्टर्स हु आर इंस्पायर्ड एंड दे हैव टेकन अप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एज अ करियर आफ्टर लिसनिंग टू माई लेक्चर्स. क्योंकि उनको वो दूसरा पर्सपेक्टिव दिखता नहीं है. स्टैंडर्ड क्या है, BE पढ़ो, MBBS पढ़ो, BCom करो, BA करो, तो ये स्टैंड उससे दूर देख नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. ट्रू. सो जब मेरे सेमिनार्स अटेंड करते हैं और लोगों को एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है कि चलो हम भारत के लिए काम करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, ऑथर्स बनेंगे, या आई बी एन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन. तो ये ऑल्सो आई फील दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन मेनी पीपल्स लाइव्स. राइट. और अभी क्या लगता है आपको इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर मैसिव है. मैसिव मतलब आप रख लीजिए कि इट इज़ अ ह्यूज थिंग. चाहे वो स्पिरिचुअली इन द लाइफ्स ऑफ दोज़ हू बिलीव उनके लाइफ में, या फॉर द नेशन, फॉर द इकोनॉमी, फॉर द कल्चर, फॉर द हिस्ट्री, फॉर द नैरेटिव. आपको लगता है पुश मिल रहा है, कर रही है सरकार को इसके बारे में, या फिर अभी कर रहे हैं पर और तेज़ी से करना ज़रूरी है. द स्पीड इज़ नॉट इनफ. और कोई कमिंग नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके? मैं इमीडिएटली एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ. अच्छा. सो कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वी आर गोइंग टू मेक वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, जिसको रख के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत सच में हुआ था, ये कॉन्सेप्ट हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट बनेगा. उसके अलावा वी आर प्लानिंग फॉर कैसे कहाँ पे ये जो वैदिक रिलीजन है इसका इम्पैक्ट था, ग्लोरियस कल्चर था. और एक हम देखेंगे कि कैसे साउथ इंडिया वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत. ओके. इट्स नॉट अ डिवाइसिव, तो आर्यन इन्वेशन थ्योरी वगैरह. सो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हम सिक्वेंशली करने वाले हैं. सो इस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कोई भी अगर जुड़ना चाहता है, इन एनी वे पॉसिबल, वांट टू जॉइन एंड हेल्प अस, तो वो भी पॉसिबल. हाउ दे कैन रीच यू? कैसे? we'll share the in the comment link section. basically. या लिंक पे हम शेयर कर देंगे, so they can always reach. we'll tag him, और जो भी आपका कांटेक्ट डिटेल होगा we'll share. अब बाकी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, मुझे तो बहुत नया एस्पेक्ट जानने को मिला है. और अगर आपको भी कुछ ऐसे एविडेंस देखने हैं, अपने दोस्तों को दिखाने हैं, जानने हैं, तो मस्ट चेक आउट हिज मिस्टर चंद्रूज बुक महाभारतम मिथ और हिस्ट्री. और ज़रूर शेयर करो. एटलीस्ट अगर एक फैक्ट पता चल गया अबाउट कि महाभारत असली थी कि नकली थी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. इनके अकाउंट, इनके क्या नाम है आपका यूट्यूब चैनल? हाँ, इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो. आई थिंक बहुत सारे ग्रेट इंटरव्यूज़ यू हैव डन विद डिफरेंट फोक्स, जहाँ पर आपने एविडेंस खुद दिखाए, जहाँ पर बुक्स के स्निपेट्स दिखाएं कि देखो ये वो एविडेंस है. तो
ट्राई रीच आउट टू हिम इस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो आप शेयर कर सकते हो. कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आप बता सकते हो. या माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइट किया आज. एंड जैसे हर एक चैनल में जहाँ पे जाता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ, इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस मीटिंग विद डिफरेंट पीपल एंड उनके दृष्टिकोण से वो मेरे रिसर्च को या हमारे प्रोजेक्ट्स को कैसे देख रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एवरी सिंगल टाइम. आज भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो मेरा मैसेज है टू द ऑडियंस कि ये जो किताब है महाभारत मिथ और हिस्ट्री, ये आप ऑनलाइन से ले सकते हैं. अगर इंडिया में है तो अमेज़ॉन से, और बाहर से उसके लिए जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं. और हम जो प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं उसमें आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल्सो देश, धर्म, संस्कृति, इतिहास के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं देन ऑल्सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. द अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ अ वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री ऑन महाभारत. Awesome. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you.